हेलो एवरीवन, वानी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में बात की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे एक कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई और फिर उस कंपनी के अधिकारियों में भ्रष्टाचार फैला, कंपनी घाटे में चली गई और फिर कंपनी को अपनी सरकार से सहायता मांगनी पड़ी। जैसे ही कंपनी ने अपनी सरकार से सहायता मांगी, सरकार ने कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जैसे ही सरकार ने कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, उसने कंपनी के लिए कुछ नियम और कानून बना दिए, जिन्हें हम 1773 के विनियमन अधिनियम के रूप में जानते हैं और इसी से कंपनी को व्यापार के अधिकार का प्रपत्र जारी किया गया। कितने वर्षों के लिए हुआ था? ये 20 वर्षों के लिए हुआ था। फिर उस नियमों में जो कुछ कमियां रह गई, उनको दूर करने के लिए बंदोबस्ती कानून लाया गया और जो सुधार बंदोबस्ती कानून से भी नहीं किए जा सके, फिर उन सुधारों को लाने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया और पिट्स इंडिया एक्ट वहाँ के प्रधानमंत्री पिट के नाम पर लाया गया था। फ्रेंड्स, पिट्स इंडिया एक्ट भारत में आ तो गया, लेकिन वह सुचारू रूप से लागू नहीं हो सका। अतः उसे सुचारू रूप से लागू करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने एक व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में वायसराय या गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया। अभी तक वायसराय का पद नहीं आया था, तो हम उसे गवर्नर जनरल ही कहेंगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल पद के लिए तैयार करना सरकार का, जो हमारा नेक्स्ट एक्ट आया था, उसका उद्देश्य था। और जो हमारा एक छोटा सा संशोधन सरकार ने किया वहाँ की लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल बनाने के लिए, उसी को हम 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम 1786 के संशोधनात्मक अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस एक्ट की पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि यह एक्ट लाने का प्रमुख उद्देश्य सरकार का एटलीस्ट क्या था। सरकार का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल पद के लिए तैयार करना। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसे रूल्स और रेगुलेशंस को अच्छी तरह लागू करना आता था, क्योंकि वो इससे पहले अमेरिका में भी अपनी सेवा दे चुके थे। ब्रिटिश सरकार पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नियमों को अच्छे से लागू करने के लिए कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल बनाकर भेजना चाहती थी, परंतु कॉर्नवालिस ने भारत में गवर्नर जनरल बनकर आने के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने जो शर्तें रखी, कितनी शर्तें रखी थी? 2 शर्तें रखी थी और वही शर्तें एक एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास की गई और उन्हीं शर्तों को हम 1786 के संशोधनात्मक अधिनियम से के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम क्या था, तो ये भारत में कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल पद के लिए तैयार करने के लिए जो संशोधन ब्रिटिश पार्लियामेंट में किए गए थे, उन्हीं का एक प्रपत्र था और इसमें जो 2 शर्तें रखी गई थी उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो शर्तें रखी गई थी वो ये थी कि जो 1784 सॉरी फ्रेंड्स, हर बार उल्टा रिपीट हो जाता है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, उसमें जो प्रावधान किए गए थे उनमें थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए कॉर्नवालिस ने सिफारिश की थी। तो इसमें जो सबसे पहला नियम कॉर्नवालिस ने लागू करवाया था वो क्या था? वो ये था कि जो गवर्नर जनरल है वो शांति और सुरक्षा संबंधी नियमों तथा अन्य विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार रखेगा और इसके साथ ही उसे अपने निर्णय लागू करने का अधिकार भी होना चाहिए। फ्रेंड्स, इससे पहले आपने देखा कि जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें गवर्नर जनरल को ना तो वीटो पावर दी गई थी और वो परिषद के सदस्यों की सलाह मानने के लिए भी बाध्य था। तो इससे जो है उसको अपने निर्णय देने में असुरक्षा का भाव लगता था। तो इसलिए
गवर्नर जनरल को जो शांति सुरक्षा संबंधी नियम है या फिर कोई भी अन्य विशेष परिस्थितियां हैं उनमें अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार दे दिया गया, और साथ ही वह अपने निर्णय जो वो स्वयं बनाता है वो भी लागू कर सकता है। नेक्स्ट जो प्रावधान किया गया था उसमें वो किया गया था कि जो गवर्नर जनरल है और जो मुख्य सेनापति है वो एक ही व्यक्ति गवर्नर जनरल के पास होगी, यानी कि जो मुख्य सेनापति अलग से नियुक्त किया जाता था वो अब नियुक्त नहीं होगा, उसके स्थान पर गवर्नर जनरल ही मुख्य सेनापति कहलाएगा। और ये प्रावधान 1793 के एक्ट तक चलता रहा था। तो दूसरा प्रावधान क्या था, वो ये था कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियाँ और अधिकार भी प्रदान किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम। अब हम थोड़ी सी बात कॉर्नवालिस के बारे में कर लेते हैं। कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए और उनकी मृत्यु भी भारत में ही हुई थी। जब वो 1805 में पुनः गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे तब गाजीपुर में उनका निधन हो गया था। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है और यहीं पर उनका मकबरा भी बना हुआ है। तो चलिए थोड़ी सी बातें हम कॉर्नवालिस के बारे में बात कर लेते हैं। कॉर्नवालिस को भारत का प्रशासनिक प्रणेता कहा जाता है। फ्रेंड्स अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि जो भारत का प्रशासनिक प्रणेता है वो किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो आंसर होगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को भारत का प्रशासनिक प्रणेता कहा जाता है। उन्होंने कॉर्नवालिस कोड भी जारी किया। कॉर्नवालिस कोड क्या था? कॉर्नवालिस कोड जिसे हम आज विधि का शासन हमारे देश में लागू किया गया है, उससे जो है विधि के शासन को लागू किया गया था, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी आईपीसी वगैरह है इन सब की नींव कह सकते हैं हम इसी के द्वारा रखी गई, और इसी के द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो हमारी संसद वगैरह है इन सब के शक्तियों का पृथक्करण किया गया, और प्रशासन, न्याय, राजस्व के सुधारों में क्रियान्वयन हेतु बनाई गई संहिता को ही हम कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। कि जो प्रशासन है वह उसके नियम अलग से बनाए गए, न्याय के नियम अलग से बनाए गए, और जो राजस्व वसूलने संबंधी नियम हैं वो अलग से बनाए गए। इसे ही हम कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। और कॉर्नवालिस कोड अधिकतम रूप से न्याय से संबंधित था, और इसी कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से विधि का शासन स्थापित किया गया था। लेकिन कॉर्नवालिस को भारतीय संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने स्ट्रिक्टली जो नियम लागू किए उन्हें भारतीयों पर लागू करने में बहुत अधिक कठिनाई हुई थी। कॉर्नवालिस ने नगर पालिका भी स्थापित कर दी थी। उसने भारत में अनेक सुधार किए, और जो हम आज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे हम एसपी कहते हैं, पुलिस अधीक्षक, इस पद का सृजन भी कॉर्नवालिस ने ही किया था। कॉर्नवालिस ने जो व्यापार बोर्ड की सदस्य थे उनकी संख्या भी घटाकर कम कर दी थी। साथ ही उसने जो बिचौलिए व्यापार में अपना अधिकतम लाभ कमा रहे थे उनको भी खत्म कर दिया गया था। और उसने एक नील और अफीम की खेती के संदर्भ में एजेंसी हाउस प्रणाली पर भी बल दिया था। फ्रेंड्स अगर कभी पेपर में बहुत ज़्यादा डीप जाकर आप लोगों से पूछा जाए कि एजेंसी हाउस प्रणाली क्या थी, तो उसका आंसर होगा नील और अफीम की खेती से संबंधित कॉर्नवालिस की नीति, या नील और अफीम की खेती से संबंधित। इसके साथ ही कॉर्नवालिस ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद का भी सृजन किया। फ्रेंड्स बाकी हम कॉर्नवालिस के बारे में आधुनिक भारत के इतिहास में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद हम अपना 1793 का एक्ट जो आया था उसके बारे में भी इसी वीडियो में बात कर लेते हैं। तो चलिए 1793 के एक्ट के बारे में बात करते हैं। इसे हम साइलेंट एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये इतनी आसानी से ब्रिटिश संसद में पास हो गया था कि इस पर ना तो कोई बहस हुई और ना ही कोई विरोध हुआ। हालांकि थोड़ा सा विरोध जो वहाँ के व्यापारी थे उन्होंने किया था, लेकिन फिर भी ब्रिटिश संसद में इसको बहुत ही आसानी से पास कर दिया गया था। तो अब हम बात करेंगे 1793 के चार्टर एक्ट या साइलेंट एक्ट के बारे में। 1793 का एक्ट मुख्य रूप से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाने के लिए लाया गया था। फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि इससे पहले 1773 में कंपनी को भारत के साथ 20 वर्षों के व्यापारिक एकाधिकार की जो है शक्ति प्राप्त हो गई थी, और वो अब ख़त्म हो गई थी। इसीलिए कंपनी को फिर से आवेदन करना पड़ा, और कंपनी इसी के साथ अपने नए जो नियम होती थी वो लागू कर देती थी, और जो पीछे नियमों में कमी रह जाती थी उसको भी सुधार लिया जाता था। तो
क्योंकि इससे पहले कंपनी को 1773 का चार्टर एक्ट अधिकार खत्म हो गया था। अतः कंपनी ने चार्टर एक्ट के नवीनीकरण के लिए ब्रिटिश संसद में आवेदन पत्र भेजा और इसी से जो प्रपत्र बनकर तैयार हुआ उसी को हम 1793 का चार्टर एक्ट कहते हैं। इस समय इंग्लैंड का फ्रांस से युद्ध चल रहा था, अतः ब्रिटेन सरकार की रुचि युद्ध में थी। अंत में व्यापारिक एकाधिकार का विरोध होने के बावजूद भी, मतलब जो वहाँ के व्यापारी थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का विरोध कर रहे थे। उसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंट में इस एक्ट को आसानी से पास कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार की जो रुचि थी वो फ्रांस के साथ युद्ध में थी और इसी कारण से इसे हम साइलेंट एक्ट भी कहते हैं। पेपर में कभी पूछ लिया जाए कि कौन से अधिनियम को साइलेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है, तो वो है 1793 का चार्टर एक्ट। इसके साथ ही प्रत्येक 20 वर्षों में कंपनी को अपना व्यापारिक अधिकार को बढ़ाने के लिए चार्टर एक्ट लाने का प्रावधान किया गया। मतलब इससे आगे जितने भी चार्टर एक्ट आएंगे वो हर 20 वर्ष में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बढ़ाएंगे। इससे भारत की शासन व्यवस्था की जांच भी की जाती थी। जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी के जो पुराने नियम होते थे उनमें संशोधन किए जाते थे और उनमें जो भी कमियां रह जाती थी उनको भी दूर कर दिया जाता था इस अधिनियम के प्रावधान। तो चलिए अब हम इस अधिनियम के प्रावधान के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस अधिनियम से कंपनी के शासन तथा व्यापार संबंधी कमियों को निम्न प्रावधानों के द्वारा दूर किया गया। तो कैसे कैसे दूर किया गया था? कंपनी को पुनः 20 वर्षों के लिए भारत से व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हो गया। अब जो नया चार्टर एक्ट आएगा हमारा वो 1813 में आएगा, क्योंकि इसके बाद 20 वर्षों के लिए कंपनी को अधिकार प्राप्त हो गया है। परंतु अभी भी कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों पर नियंत्रक मंडल और सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। कंपनी का व्यापारिक अधिकार तो बढ़ा दिया गया, लेकिन जो पहले नियम लागू किया गया था कि जो भारत के प्रशासनिक प्रदेश होंगे उन पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण होगा, वो अभी भी जो का तो था। इसके साथ ही कंपनी की आय का अनुमान भी लगाया गया कि कंपनी कितना कमाती है, और जिसमें पता चला कि जो कंपनी की आय है वो प्रतिवर्ष 12.5 लाख पौंड है। इसमें से सरकार ने इसको भी बांट दिया कि कंपनी इसको कैसे कैसे खर्च करेगी, ताकि कंपनी इसमें अपनी मनमानी न कर सके। जिसमें से 5 लाख पौंड सरकार ने जो नियम बनाया कि 5 लाख पौंड जो है वो सरकार के उधार को चुकाया जाएगा, वही उधार जो सरकार ने 14 लाख पौंड ब्याज के साथ कंपनी को दिए थे। तो 5 लाख पौंड तो सरकार के उधार में जमा कर दिए जाएंगे और जो 5 लाख पौंड है वो स्वामी मंडल, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जिन्होंने कंपनी में अपनी पूंजी लगाई थी, उनको दे दिया जाएगा। ऐसा करने से उनकी जो वितरण की दर पहले 6% हो गई थी वो भी बढ़कर 8 से 10% हो गई और शेष धनराशि जो 2.5 लाख पौंड बचे उन्हें कंपनी अपनी शासन व्यवस्था में प्रयोग कर सकती है। इसके बाद जो प्रावधान किया गया वो ये था कि प्रांतों में वे ही अधिकारी गवर्नर और उसकी परिषद में नियुक्त किए जा सकते हैं जो 12 वर्षों तक कंपनी में अपनी सेवा दे चुके हों। ऐसा करने का मकसद ये था कि उनको थोड़ा सा भारतीयों के बारे में भी ज्ञान होगा और वहाँ की कला और संस्कृति का भी पता चलेगा और थोड़ा सा वो वहाँ पर एडजस्ट भी कर पाएंगे। तो कंपनी में केवल वे ही अधिकारी गवर्नर और उसकी परिषद में नियुक्त हो सकते थे जो 12 वर्षों तक भारत में कंपनी में अपनी सेवा दे चुके हों। इसके साथ ही गवर्नर जनरल की शक्तियों को भी बढ़ाया गया। गवर्नर जनरल किसी भी मत पर अपनी परिषद के मत की अवहेलना कर अपने अनुसार विधेयक पारित कर सकता था। वो जो प्रावधान संशोधनात्मक अधिनियम 1786 में कॉर्नवालिस ने करवाया था उसको इस एक्ट के माध्यम से परमानेंट कर दिया गया, क्योंकि वो तो सिर्फ कॉर्नवालिस ने अपने लिए मांग की थी कि जब तक मैं वहाँ पर गवर्नर जनरल रहूँगा मैं अपना वीटो का अधिकार भी प्रयोग कर सकता हूँ और विशेष परिस्थितियों में अपने नियम भी लागू कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को जो है 1793 के एक्ट से परमानेंट कर दिया गया, लेकिन न्याय विधि में हस्तक्षेप का अधिकार गवर्नर जनरल को नहीं था। यानी कि जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, उसमें गवर्नर जनरल अभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले ही उनके दोनों के जो कार्य क्षेत्र हैं उनको बांट दिया गया था। नेक्स्ट जो प्रावधान था वो ये किया गया, नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन तथा अन्य कंपनी के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा। फ्रेंड्स, जो 1784 के
पिट्स इंडिया एक्ट में प्रावधान किया गया था कि जो प्रशासनिक कार्य है उनके लिए एक नियंत्रक मंडल बनाया जाएगा, जिसमें 6 सदस्य थे। एक वहाँ के राज्य सचिव थे, एक वहाँ के जो अर्थ मंत्री थे जिन्हें चांसलर के नाम से जानते थे, और 4 सदस्य प्रेवी काउंसिल के थे जिन्हें ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त किया जाता था। उन सभी का वेतन और जो अन्य कंपनी के बड़े अधिकारी थे, गवर्नर जनरल, गवर्नर, गवर्नर्स की परिषदें, उन सभी का जो वेतन है वो भारतीय कोष से दिया जाना तय हुआ। इससे पहले जो गवर्नर्स थे उनका तो वेतन भारत से ही जाता था, लेकिन जो हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स थे उनका जो वेतन था और उसके सदस्यों का जो वेतन था वो ब्रिटेन सरकार देती थी। और ऐसा जो है प्रावधान 1919 तक चलता रहा। देखिए कितने लंबे समय तक इन लोगों का वेतन भारत से जाता रहा। इसके बाद जो प्रावधान किया गया वो ये किया गया कि जो गवर्नर जनरल है वो अपनी अनुपस्थिति में कार्यवाहक गवर्नर जनरल बना सकता था। जैसे कि आप अभी भी देखेंगे कि कोई अगर हमारे राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है तो हमारे उपराष्ट्रपति उनका काम करेंगे, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो हमारे जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो उनका स्थान ले लेते हैं। तो ऐसे ही प्रावधान यहाँ भी किया गया कि गवर्नर जनरल अपनी अनुपस्थिति में कार्यवाहक गवर्नर जनरल बना सकता है। और जब वह गवर्नर जनरल किसी प्रांत का दौरा करेगा, यानी कि जैसे कि पूरा एक कंट्री है और उसके किसी स्टेट का दौरा करने जब राष्ट्रपति जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ राष्ट्रपति के ही नियम लागू होंगे। तो ऐसा ही प्रावधान वहाँ गवर्नर जनरल के विषय में किया गया कि गवर्नर जनरल जब किसी प्रांत का दौरा करेगा तो उस समय प्रांतीय शासन प्रबंधन गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल के हाथों में होगा। यानी कि वहाँ पर तब गवर्नर की कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक गवर्नर जनरल वहाँ पर अवेलेबल रहेगा, और उस टाइम पर वो अपने जो मेन है उस अपनी जगह पर किसी कार्यवाहक को भी गवर्नर नियुक्त कर सकता था। हालांकि गवर्नर जनरल, गवर्नर और अन्य बड़े अधिकारियों को कार्यकाल के दौरान भारत से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। यानी कि जो वो बीच बीच में धनी होकर ब्रिटेन पहुंच रहे थे और वहाँ पर अलग अलग बातें बनती थी, वो सब ऐसा सब रोकने के लिए उनको कार्यकाल के दौरान भारत से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इस एक्ट के अनुसार अब प्रधान सेनापति का काउंसिल का सदस्य होना अनिवार्य नहीं था। मतलब पहले आपने देखा था जो 1784 का एक्ट था उसमें 3+1 मेंबर्स की परिषद का प्रावधान किया गया था, और वो 1 जो मेंबर था वो काउंसिल का सदस्य था और प्रधान सेनापति था। लेकिन अब उसका काउंसिल का मेंबर होना जरूरी नहीं है। साथ ही इस एक्ट के तहत जो संशोधनात्मक अधिनियम 1786 के अनुसार प्रावधान किया गया था, गवर्नर जनरल को ही प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दे दी गई थी, उसको भी अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति की शक्तियों को पुनः अलग अलग कर दिया गया, यानी कि वो फिर से 2 व्यक्ति हो गए, एक गवर्नर जनरल और एक प्रधान सेनापति। इस एक्ट के माध्यम से ज्येष्ठता का सिद्धांत लाया गया। फ्रेंड्स, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि ज्येष्ठता का सिद्धांत किस एक्ट के माध्यम से लाया गया था, तो ये लाया गया था 1793 के साइलेंट एक्ट के माध्यम से या चार्टर एक्ट के माध्यम से। ज्येष्ठता का सिद्धांत क्या होता है? ज्येष्ठता का सिद्धांत मतलब कोई अगर बड़ा पद खाली हो जाता है तो उसके नीचे के पद वाला जो अधिकारी होगा वो उसका कार्यभार संभालेगा। इस बात को आप हमारे आज के सिस्टम से जोड़कर देख सकते हैं। जैसे कि अगर प्रेसिडेंट का पद हमारा खाली हो जाता है तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो उनका पद संभालते हैं, और अगर उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है तो हमारे चीफ जस्टिस उनका पद संभालते हैं। और ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जब नहीं अवेलेबल होंगे, वैसे तो सरकार ही गिर जाती है, लेकिन पहले उप प्रधानमंत्री भी बनाए जाते थे जो कि उनका कार्यभार उनकी अनुपस्थिति में संभाल लेते थे। तो ऐसे ज्येष्ठता का सिद्धांत इस एक्ट के माध्यम से लाया गया। शराब के व्यापार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। आज भी देखेंगे आप कि जो शराब है या कुछ भी मादक पदार्थ या कोई ऐसी वस्तुएं हैं जिनका लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है, तो ऐसा करना अनिवार्य कर दिया गया। नगर निगम भी इसी एक्ट के माध्यम से बनाए गए थे। फ्रेंड्स, नगर निगम किसने बनवाने शुरू किए थे? ये कॉर्नवालिस ने इनका प्रावधान किया था, और ये जो इनको बनाने की परमानेंटली अनुमति मिली वो इसी एक्ट के माध्यम से मिली थी। तो अब हम देखेंगे कि इस एक्ट के माध्यम से शासन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया। न काउंसिल के सदस्य बढ़ाए गए, न बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, न प्रोप्राइटर्स के नियमों में कोई अलग से प्रावधान किया गया। इसी कारण इसको जो है एक साइलेंट एक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें
कुछ भी ऐसा नहीं किया गया था जिससे शासन व्यवस्था पर कोई परिवर्तन हो या शासन व्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़े, लेकिन फिर भी हमें इसका प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिला। इवन आज तक आप देखेंगे कि शराब के व्यापार के लिए आज भी लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। अगर कोई ऐसा काम चोरी छुपे करता है तो उसको अवैध माना जाता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 1813 के एक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी शायद जाना जाता है। उसको ऐसा क्यों कहते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।